नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, यहाँ तक डिस्कस किया था। हम लोग दोस्तों एकदम डीप में पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन कितने लेवल तक पूछेगा। तो इसलिए हम लोग पॉलिटी में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह क्लास यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जहां पर भी जिस एग्जाम्स में पॉलिटी पूछी जाती है उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और अनुच्छेद 124 से 124 बी के बारे में। अनुच्छेद 125 भी डिस्कस करेंगे, 126 भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी, और अधिक पॉलिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें स्थानीय स्वशासन और संघ लोक सेवा आयोग बस बचा हुआ है। बाकी का पॉलिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूपीएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से। यह सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में जब हम लोग डिस्कस किया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, तो उसके आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 1950 से लेकर 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती थी। तो दोस्तों 1950 से लेकर 1993 तक जो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के परामर्श पर करते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आता है एक केस एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 को इसे जजेस ट्रांसफर तथा फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर पूछ ले कि फर्स्ट जजेस केस के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह केस होगा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982। ये सब पूछ लेते हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस। अभी तक तो यूपीएसआई में नहीं पूछा है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से कंपटीशन का स्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से पूरी प्रबल संभावना है पूछे जा सकते हैं फर्स्ट जजेस केस और सेकंड जजेस केस के बारे में। और कॉलेजियम व्यवस्था कैसे आया यह भी पूछा जा सकता है। हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी कॉलेजियम को, कैसे कॉलेजियम बनता है, क्या चीजें होती है कॉलेजियम में। तो पूरे जजेस ट्रांसफर केस किसे कहते हैं या फर्स्ट जजेस केस किसे कहते हैं, तो दोस्तों एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 के मामले में कहा जाता है। दोस्तों फिर एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस और लगता है जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 के मामले में कॉलेजियम व्यवस्था प्रारंभ हुई। दोस्तों जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती थी, तो इसको चैलेंज किया गया, जिसे एसपी गुप्ता ने भी चैलेंज किया। इसे फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस कहा जाता है या फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है। और इस व्यवस्था को और चैलेंज किए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 में किसने इसको चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकीलों का एक संघ है, होता है ना, हाई कोर्ट में वकीलों का संघ होता है, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का एक क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है, एक संघ होता है। उन सब ने मिलकर इसे क्या किया, चैलेंज किया था कि यह व्यवस्था ठीक है नहीं है। जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है, इसको समझिए ध्यान से। जब दोस्तों 1950 से लेकर 1953 तक जजों की नियुक्ति होती थी राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करते थे, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जजों की नियुक्ति करते थे। तो इसे एसपी गुप्ता ने भी चैलेंज किया, जिसे फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है। दोस्तों फर्स्ट जजेस केस जैसा कोई टर्म नहीं होता है, इसे मीडिया ने इस टर्म को दिया कि ये फर्स्ट जजेस केस है। ये जो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस है, इसका जो टर्म आया है मीडिया ने दिया है, तो इसे फर्स्ट जजेस केस कहा गया, चैलेंज किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने भी इसे चैलेंज किया, कब, 1993 में।
के मामले कॉलेजियम व्यवस्था, जब इसने चैलेंज किया तो जा क्या एक कॉलेजियम व्यवस्था आई कि अब इस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगी कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दें। तो ऐसा नहीं, तो क्या एक कॉलेजियम व्यवस्था आई कब? 1993 में। अगर पूछ ले कि पहली बार कॉलेजियम व्यवस्था कब आई, तो 1993 में। किस केस में? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 के मामले में। तो दोस्तों मामले से कॉलेजियम व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो कॉलेजियम व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 1993 में। कॉलेजियम व्यवस्था प्रारंभ हुई 1993 से। भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके अध्यक्ष तथा उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य बनाए गए। दोस्तों ये जो कॉलेजियम व्यवस्था आया 1993 में, कॉलेजियम व्यवस्था जो है 1993 में, इसमें इस कॉलेजियम में जो अध्यक्ष थे वह मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी 2 वरिष्ठतम सदस्य इसके सदस्य थे और 2 लोग क्या इसके सदस्य थे। तो पूछ ले कि पहले कॉलेजियम व्यवस्था में कौन अध्यक्ष था, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस कॉलेजियम के अध्यक्ष थे तथा 2 अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के इसके सदस्य थे। 1993 से कॉलेजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होने लगी। दोस्तों 1993 से कॉलेजियम व्यवस्था के कॉलेजियम के अनुशंसा पर क्या होने न्यायाधीशों की नियुक्ति होने लगी। पहला चीज 1950 से लेकर 1993 तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, ये था। फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा उन बनाम भारत संघ 1993 के मामले से कॉलेजियम व्यवस्था प्रारंभ हुई। 1900 उस कॉलेजियम में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य उसके 2 अन्य न्यायाधीश उसके सदस्य बनाए गए। फिर दोस्तों 1993 से उस कॉलेजियम की व्यवस्था से जो कॉलेजियम जो जिसका नाम अनुसंधान देता था उसे राष्ट्रपति जज नियुक्त करते थे सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि उच्चतम न्यायालय में उसे न्यायाधीश नियुक्त करते थे कॉलेजियम के अनुशंसा पर। कॉलेजियम के अनुशंसा पर तब कब से नियुक्त होने लगे? 1993 से राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होने लगी। कॉलेजियम 1993 से कॉलेजियम से। दोस्तों इसी को सेकंड जजेस केस कहा जाता है। इसी को सेकंड जजेस केस कहा जाता है। पहला जजेस केस कौन था? SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 के मामले को फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस या फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है। और सेकंड जजेस केस कौन सा हो गया? 1993 में कॉलेजियम के अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को सेकंड जजेस केस कहा जाता है। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। फिर दोस्तों क्या होता है 1998 में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया गया। दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों 1998 में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया गया। इसे थर्ड जजेस केस कहा जाता है। किसे? 1998 में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से क्या किया? परामर्श लिया गया। इस परामर्श को थर्ड जजेस केस कहा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या परामर्श दिया, उसमें क्या निर्णय लिए गए? पहला कि कॉलेजियम की अनुशंसा राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। दोस्तों जो कॉलेजियम है वह जिसका नाम देगा, यानी कि इसे आप न्यायाधीश नियुक्त कर दीजिए, अगर उसे चाहे तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए कि यह व्यक्ति
न्यायाधीश सही होंगे कि नहीं होंगे? क्या एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति उसको लौटा सकते थे कॉलेजियम की अनुशंसा को? फिर दूसरा निर्णय क्या था? कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल किए गए। दोस्तों, जो 1993 में जो कॉलेजियम व्यवस्था थी, उसमें एक अध्यक्ष जो सीजेआई होते थे और 2 अन्य सदस्य थे, अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सदस्य थे। लेकिन 1998 में जो निर्णय आया, पहला निर्णय था कि कॉलेजियम की अनुशंसा को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और दूसरा था कि कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल किए गए। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं एनजैक क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और कैसे आया, क्यों समाप्त किया गया, क्या था प्रावधान उसमें, इसको हम लोग समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 22 फरवरी वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम वेंकटचलैया की अध्यक्षता में न्यायिक समीक्षा यानी कि संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। 22 फरवरी वर्ष 2000 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, यह संविधान समीक्षा आयोग कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कि एक न्यायिक आयोग बनना चाहिए। तो दोस्तों, वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार द्वारा एक विधेयक लाया जाता है जिसका नाम था 120वां संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, यह 120वां संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान था। लेकिन दोस्तों, यह विधेयक पास नहीं हो पाता है, यानी कि संसद से पारित नहीं हो पाता है। फिर दोस्तों, अगस्त 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनती है, तो फिर से एक विधेयक लाया जाता है जिसका नाम था 121वां संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, यह 121वां संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो गठित होता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। दोस्तों, संविधान समीक्षा आयोग ने न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक आयोग की स्थापना की अनुशंसा की, यानी कि जो संविधान समीक्षा आयोग था, वह कहा कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी यह एक क्या न्यायिक आयोग के आधार पर किया जाएगा, कि एक न्यायिक आयोग होगा जो क्या करेगा, उनका नाम का अनुशंसा करेगा, कौन न्यायाधीश बनने चाहिए कौन नहीं। तो जैसे दोस्तों हमें बताया कि 120वां रद्द हो जाता है, फिर 121वां संविधान संशोधन आता है। अगस्त 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हेतु 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, और यह विधेयक पास हो जाता है। दोस्तों, जब विधेयक पास होता है तब जाके वह अधिनियम बनता है। विधेयक जब पास हो जाता है तो अधिनियम बनता है। तो 121वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, यह जब पारित हो गया तो बना 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। यानी कि विधेयक जब पारित हो जाए तो बनता है अधिनियम, यानी कि एक्ट। तो 121वां संविधान संशोधन विधेयक बनता है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। 99वें संविधान संशोधन द्वारा 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ये जो पारित हुआ तो बना 99वें संविधान संशोधन। इसके तहत 3 अनुच्छेद जोड़े गए, 3 आर्टिकल। पहला था 124 ए, 124 ए। पहला आर्टिकल था 124 ए। 124 ए में दोस्तों, इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया, यानी कि दोस्तों 124 से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का क्या करता है, प्रावधान करता है, जिसमें कहता है कि इसमें अध्यक्ष सहित 6 लोग होंगे। इसमें अध्यक्ष सहित
6 सदस्य होंगे, यानी कि एक अध्यक्ष होंगे और 5 सदस्य होंगे, यानी अध्यक्ष सहित कुल 6 लोग इसमें होंगे। जो एनजैक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन में, इसमें एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। कुल मिलाकर 6 लोग होंगे। और कौन-कौन होंगे? जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके होंगे हेड यानी कि अध्यक्ष होंगे। फिर उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सीनियर मोर जज हैं, वो क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। तो पहले एक अध्यक्ष होंगे, कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई ऑफ इंडिया, सीजेआई। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम 2 न्यायाधीश होंगे इसके सदस्य। तो ये 3 लोग हो गए। और एक सदस्य होंगे इसमें भारत के विधि मंत्री। जो दोस्तों भारत के विधि मंत्री होंगे, जो कानून मंत्री होंगे भारत के, ये इसके सदस्य होंगे। कौन सदस्य? पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य का मतलब होता है दोस्तों, अपने पद के कारण जो चीज मिल जाए उसे कहते हैं पदेन सदस्य। जैसे कि मैं विधि मंत्री हूं और मैं विधि मंत्री होने के कारण इसका सदस्य हूं, तो इसलिए क्या उसे कहा जाता है? पदेन सदस्य। यानी कि अपने पद के कारण कोई चीज मिल जाना, किसी चीज का सदस्यता मिल जाना, उसे कहते हैं पदेन सदस्य या पदेन अध्यक्ष कहते हैं। अगर किसी चीज की अध्यक्षता मिल जाए उसे कहते हैं पदेन अध्यक्ष, यानी कि पद के कारण मिले। तो ये 4 लोग हो गए। पहला कौन? सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष। वरिष्ठतम 2 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सदस्य। भारत के विधि मंत्री पदेन सदस्य 4 हो गए। और 2 लोग तथा 2 विधि के जानकार, ऐसे 2 लोग जो कानून के जानकार हो, जो विधि के जानकार हो, उनकी नियुक्ति उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे एज ए सदस्य। तो 4 और 2 6 लोग। पहले सीजेआई, दूसरे 2 जज और एक कानून मंत्री और 2 विधि के जानकार। ये कहता है अनुच्छेद 124 ए। क्या होंगे? नियुक्त किए जाएंगे। इन्हें कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यह हो गए एनजैक के बारे में। अब 124 बी क्या कहता है? दोस्तों 124 बी इसके कार्यों का उल्लेख करता है कि एनजैक क्या कार्य करेगा। एनजैक क्या कार्य करेगा, इसका उल्लेख 124 बी करता है। कहता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति को अनुशंसा करना। यानी कि दोस्तों इसका कार्य क्या होगा एनजैक का? 124 भी कहता है कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा करना। यानी कि दोस्तों एनजैक जो होगा, यह कुछ लोगों का नाम देगा कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ये इस व्यक्ति को जज बनाना है। ये लोग अपना देंगे अनुशंसा और ये अनुशंसा जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसे जज नियुक्त कर देंगे। एक काम हो गया। और दूसरा काम है हाई कोर्ट में जजों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करना। यानी कि मान लो कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसको भेज देना पटना हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट। ये इसका भी अनुशंसा कौन करेगा? एनजैक करता है। नहीं करता नहीं है, नहीं कर, ये तो अनुच्छेद यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया था, अभी उसको समझेंगे। यानी कि अनुशंसा करता है, रिकमेंडेशन करता है राष्ट्रपति को कि कौन से व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे, कौन से व्यक्ति हाई कोर्ट में जज बनेंगे, कौन सा जज इस हाई कोर्ट में रहेगा, कौन सा जज उस हाई कोर्ट में जाएगा। इसकी अनुशंसा करते थे राष्ट्रपति से एनजैक। यह हो गया अनुच्छेद 124 का भी। फिर अनुच्छेद 124 सी कहता है दोस्तों, एनजैक के संदर्भ में विधि बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी गई है। दोस्तों एनजैक के संदर्भ में जो विधि बनाने की जो जिम्मेदारी संसद की, यानी कि और जो इसके बारे में इसके और सुधार करना है, संशोधन करना है और किस प्रकार से कार्य करेगा एनजैक, कैसा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आगे चलकर कैसा बदलाव किया जाएगा इसमें, ये सब जिम्मेदारी संसद पर दी गई थी 124 सी के तहत। तो पहला था 124 ए जिसमें एनजैक का उल्लेख था कि स्थापना का और उसमें सदस्य कौन होंगे, कितने सदस्य होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, ये कहता है। और 124 बी कहता है उसके कार्य क्या होंगे, यह सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा करेगा तथा हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर का भी अनुशंसा राष्ट्रपति को
करेगा। ये 124 बी कहता है। 124 सी कहता है कि दोस्तों ये एनजैक के संदर्भ में जो कानून बनाने की जिम्मेदारी है वह संसद को दी गई है। फिर दोस्तों अब यहाँ पर आता है इंटरेस्टिंग मोड। यहाँ पर आता है इंटरेस्टिंग मोड। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। जो 99वां संविधान संशोधन है जिसके तहत 3 अनुच्छेद जोड़े गए 124 ए, 124 बी और 124 सी, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, यानी इसको चुनौती दी जाती है। कौन देता है चुनौती? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, यानी इसे चुनौती कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स रिकॉर्ड एसोसिएशन। कब देता है? 2015 में। और इसे रद्द कर दिया जाता है 99वां संविधान संशोधन। किस आधार पर रद्द किया जाता है, क्यों रद्द किया जाता है, अभी हम लोग समझते हैं। तब तक पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों जब 99वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत संविधान में 3 नए आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 124 ए, 124 बी और 124 सी जोड़े गए। दोस्तों इस 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 के मामले में इसे चुनौती दी जाती है। जब इसे चुनौती दी गई तो एक संविधान पीठ का गठन हुआ जे.एस. कहर की अध्यक्षता में। दोस्तों जे.एस. कहर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे बल्कि एक न्यायाधीश थे, वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इनके अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन होता है जो 16 अक्टूबर 2015 को निर्णय दिया। दोस्तों जे.एस. कहर की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ की गठन होती है जो 16 अक्टूबर 2015 को अपना निर्णय देते हैं, जिसके तहत 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। दोस्तों ये जो 99वां संविधान संशोधन था इसे 16 अक्टूबर 2015 को रद्द कर दिया गया। इसके कौन रद्द किया? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.एस. कहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने। दोस्तों मीडिया ने जब इसे रद्द कर दिया गया, और इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे कि कॉलेजियम व्यवस्था जो थी, जो 1998 वाली थी, 93 वाली नहीं 98 वाली थी, उसे फिर से बहाल कर दिया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे, उसे क्या कॉलेजियम व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। इसे ही फोर्थ जजेस केस कहा जाता है। ये जो रद्द किया गया 99वें संविधान संशोधन, इसे फोर्थ जजेस केस मीडिया ने कहा। दोस्तों ये कोई टर्म नहीं है फोर्थ जजेस केस, बल्कि इसे मीडिया ने फोर्थ जजेस केस कहा था। और दोस्तों किस आधार पर रद्द किया गया 99वां संविधान संशोधन? वह आधार था न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन के आधार पर। दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर तथा शक्तियों का पृथक्करण। दोस्तों अनुच्छेद जब हम लोग डीपीएसपी में अनुच्छेद 50 पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग डिस्कस किया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या किया? अलग करने का कार्य किया जाएगा। तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर 99वां संविधान संशोधन को पूर्णतः रद्द कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। दोस्तों 99वां संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको पूरी तरह से रद्द किया गया है। बहुत से संविधान संशोधन को रद्द किया गया है, उसके कुछ पार्ट को रद्द किया गया है, लेकिन कोई भी संविधान संशोधन पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया है। मात्र एक संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन को पूरी तरह से रद्द किया गया है। 99वें संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन है जो पूर्णतः रद्द हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, एमओपी क्या होता है, किस प्रकार से जजों की नियुक्ति होती है कॉलेजियम व्यवस्था की तरह, क्या होता है एमओपी। फिर समझेंगे अनुच्छेद 125, 126, 127, 128। ऐसे करते करते हम लोग सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।